दोस्तों, बहुत से पॉलिटिकल रीजंस के कारण भारत में न्यूक्लियर वेपन्स पर बात करना एक टैबू है। हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स पर बात नहीं करते और सरकार हमेशा हमें आश्वस्त करती रहती है कि हमारे पास पर्याप्त न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? लेकिन एशली टेलिस, जो कि एक अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, इनकी नई बुक स्ट्राइकिंग एसिमेट्रीज ने भारत के इस क्लेम पर काफी सारे सवाल खड़े किए हुए हैं और हमें काफी सारे खतरों के लिए वार्न भी किया है। एशले के मुताबिक भारत अभी न्यूक्लियर रेस में बहुत पीछे है। वो ऐसा क्यों मानते हैं और क्यों भारत के लिए एशले की बातों को सुनना जरूरी है, आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे देश का एक दुर्भाग्य ये है कि हम एक ऐसे एरिया में हैं जो न्यूक्लियर कंट्रीज से भरा हुआ है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही न्यूक्लियर देश हैं और दोनों से ही हमारी नहीं बनती है। इसीलिए हमेशा इस बात पर नजर रखनी जरूरी है कि ये देश क्या कर रहे हैं। वैसे तो कोई भी देश अपने एग्जैक्ट न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या नहीं बताता है, लेकिन कई अनुमान लगाए जा चुके हैं कि इस वक्त भारत के पास करीब 100 से 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि चीन के पास इस वक्त 350 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब आप एक तर्क ये दे सकते हैं कि क्योंकि चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में कर लिया था तो उनके पास तो ज्यादा हथियार होने ही है। लेकिन आप तब क्या कहेंगे जब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के पास भी इस वक्त 200 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इन तीन देशों में सबसे कम न्यूक्लियर वेपन्स भारत के पास हैं। पर हमारी प्रॉब्लम न्यूक्लियर वेपन्स के नंबर से ज्यादा बड़ी है। अब अगर आप इतिहास में जाएं तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि अपनी देश की रक्षा करने के लिए हो रहा था। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान को ही ले सकते हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, इसलिए वो चाहे जो करे, भारत उसके साथ अभी एक जंग नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अगर बात बिगड़ी तो न्यूक्लियर वॉरफेयर तक भी जा सकती है। जिस वजह से पाकिस्तान के पास एक प्रोटेक्शन है, वैसा ही भारत के साथ है। क्योंकि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसीलिए चीन भी कभी डायरेक्टली भारत पर हमला नहीं करेगा। ये एक ऐतिहासिक लॉजिक है, लेकिन हाल में कुछ सालों में अब चीजें बदलने लगी हैं। अगर हम पाकिस्तान की तरफ लौटें तो पाकिस्तान ने इस वक्त टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए हैं। नॉर्मल न्यूक्लियर वेपन्स वो होते हैं जो 10 से 15 किलो टन के होते हैं और उनका इस्तेमाल बड़े तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अलग हैं। इन वेपन्स की कैपेसिटी 10 या 15 किलो टन के बजाय 0.5 किलो टन तक होती है और इनका मकसद होता है ज्यादा एक्यूरेसी तक किसी टारगेट पर हमला किया जाए। जैसे कि आर्मी के हेडक्वार्टर पर एक न्यूक्लियर हमला करना बिना आसपास के शहर को नुकसान पहुंचाए। इंडिया के पास अभी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के पास भी जो हैं वो अभी उतने एक्यूरेट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के वेपन्स कभी ना कभी एक्यूरेट हो जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सबमरीन्स की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। यानी देखा जाए तो पाकिस्तान धीरे धीरे भारत से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारे लिए एक बड़ा खतरा चीन है। हमने अभी अभी ये बात की कि चीन भारत पर इसलिए हमला नहीं करेगा क्योंकि भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन एशले एक सवाल ये पूछते हैं कि क्या भारत के न्यूक्लियर वेपन्स भारत की रक्षा के लिए काफी हैं? अगर आप हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखें तो हमारे पास अभी किलो टन की रेंज वाले बॉम्ब्स हैं, यानी कि वो बॉम्ब्स जो हिरोशिमा पर गिरे थे। लेकिन चीन इस वक्त मेगा टन्स के स्केल वाले बॉम्ब्स के साथ अपना जखीरा भर रहा है। किलो टन और मेगा टन जानने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि अगर कल भारत अपना बॉम्ब चीन के किसी शहर पर गिराता है तो शहर का कुछ हिस्सा बर्बाद होगा, लेकिन अगर चीन अपना बॉम्ब किसी भारतीय शहर पर गिराता है तो वो शहर ही बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बॉम्ब्स को थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं। एशले ने द प्रिंट को दिए अपने एक इंटरव्यू में एक और चीज की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित किया है। एशले के मुताबिक क्योंकि चीन के पास इतनी न्यूक्लियर कैपेसिटी है कि उसकी दुश्मनी भारत के साथ बढ़ती जा रही है, तो एक तरीका है जिससे चीन चाहे तो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। एशले कहते हैं कि चीन ने अभी अभी लॉन्ग रेंज वेपन्स पर अच्छा काम नहीं किया है, जिस वजह से वो यूएस पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन उनके शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स इतने अच्छे हैं कि बिना किसी प्रॉब्लम के वो भारत के किसी भी इलाके पर हमला कर सकते हैं। आप सोचिए अगर चीन को भी ये पता चल जाए कि भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ पर रखे हुए हैं तो चाइना स्ट्रैटेजिकली उन लोकेशंस को टारगेट करके भारत को निहत्था कर सकता है। अभी तक भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशन काफी सीक्रेट रखी है, लेकिन जैसे जैसे डिफेंस सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही हैं, भारत कितने समय तक ऐसा कर पाएगा? कभी ना कभी तो ये खबर लीक हो ही जाएगी। तो अब सॉल्यूशंस क्या है?
एशले ने एक सोल्यूशन देते हुए ऑकस का एग्जाम्पल दिया। ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूके और यूएस आज ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने में मदद कर रहे हैं। एशले के मुताबिक भारत को भी जल्दी न्यूक्लियर सबमरीन्स की जरूरत है और अगर अमेरिका चीन को कंट्रोल में रखना चाहता है तो उसे फ्रांस के साथ मिलकर भारत की मदद करनी चाहिए ताकि हम न्यूक्लियर सबमरीन्स बना सकें। फ्रांस का रोल इसमें काफ़ी अहम इसलिए भी है क्योंकि भारत और फ्रांस के अच्छे डिफेंस रिलेशनशिप्स हैं और साथ ही फ्रांस बहुत ही लाइट न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाता है जो कि न्यूक्लियर सबमरीन्स में चाहिए। एशले कहते हैं कि अगर फ्रांस और अमेरिका इंडिया की हेल्प करें तो हम ऑस्ट्रेलिया से पहले न्यूक्लियर सबमरीन्स बना सकते हैं क्योंकि भारत ऑलरेडी अपने अरिहंत क्लास सबमरीन्स अपने आप डेवलप कर रहा है। ऐसे में उसे इन देशों की टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी तो ये काम जल्दी और एफिशिएंटली हो जाएगा। लेकिन ये सभी तब होगा जब भारत इसे करना चाहेगा। हमारे देश के बारे में जो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है वो है हमारा न्यूक्लियर पावर को लेकर रवैया। ना ही हम इस देश में न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली पैदा करना चाहते हैं और ना ही हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना चाहते हैं, जबकि दुनिया के सभी बड़े देश न्यूक्लियर पावर को फ्यूचर मान चुके हैं और इसीलिए इस फील्ड में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। भारत न्यूक्लियर पावर को लेकर कितना रिलेक्टेंट है इसे इस बात से समझिए कि जब मनमोहन सिंह और प्रेसिडेंट बुश के बीच न्यूक्लियर डील साइन हुई तो उसमें मनमोहन सिंह बुश को इस बात के लिए मनाने में कामयाब हो गए थे कि जो रॉ मटेरियल और रिएक्टर्स अमेरिका भारत को सप्लाई करेगा उसमें से निकलने वाले फिसाइल मटेरियल को भारत अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में यूज़ कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि एक तरह से हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के लिए अनलिमिटेड मटेरियल आ गया था। आज भी ये फिसाइल मटेरियल जैसा का तैसा पड़ा है, इसे फ्यूचर के लिए स्टोर किया जा रहा है और जब ज़रूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल करेंगे। न्यूक्लियर पावर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है इसके लिए 1990 की वो घटना सुनिए जब कश्मीर में इंसर्जेंसी चरम पर थी और लगने लगा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाएगा। पाकिस्तान ने तब तक अमेरिका की मदद से कुछ न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे लेकिन टेस्ट नहीं किए थे और भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने भारत को ये मैसेज भेजा था कि इस बार जंग होती है तो न्यूक्लियर वेपन्स को आखिरी ऑप्शंस की तरह नहीं रखेंगे बल्कि उसी से शुरुआत करेंगे। खैर ऐसी नौबत नहीं आई, पर क्या अब हम उसी दिन का वेट कर रहे हैं जब पाकिस्तान दोबारा हमें ऐसी धमकी देगा और तब हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस क्षेत्र में भारत सरकार को और ध्यान देना चाहिए? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।